MPSC 1 भारत और विश्व पेपर 2021 अगस्त क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय विदेश नीति को बनाने में विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है? आंसर है वैदेशिक नीति निर्धारण में विदेश मंत्रालय की भूमिका बहुत ही विस्तृत और व्यापक होती है। विदेश मंत्रालय क्या होते हैं? जो हमारी एम्बेसीज होती हैं बाहर की तरफ, बाहर की कंट्रीज में। भारत की आंतरिक नीति के निर्धारण में अथवा आंतरिक समस्याओं के निदान में विशेष कठिनाई नहीं होती। अंदर जो हमारे आंतरिक समस्याएं होती हैं, जब भारत की आंतरिक नीति निर्धारण करते हैं तो उसमें ज़्यादा हमें समस्या नहीं होती, परंतु किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित करने और किसी भी समस्या पर उससे बातचीत करने की समस्या बहुत ही कठिन और जटिल होती है। जब हमें अपनी नीति के बाद अपनी नीति के बारे में दूसरे देशों से बात करनी है तो उनकी नीति अलग है, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती है, कठिनाई आती है। तो उसमें किसका रोल बन जाता है? विदेश मंत्रालय का। क्योंकि कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसकी मानसिकता और व्यवहार भी अलग होते हैं। इसीलिए किसी समस्या पर उस देश से बात करने के लिए अच्छे परिवेश और व्यवहार की प्रतीक्षा की जाती है। तो हमें ये देखना पड़ता है एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, उसका दिमाग उस समय, उसकी स्थिति कैसी है, कहीं वो परेशान तो नहीं है, वरना हमारी बात मानेगा ही नहीं। नॉर्मल सी बात है, किसी व्यक्ति से तुम बात करें, बाहर के व्यक्ति से, अपने जो साथ रहते हैं उनसे तो किसी भी टाइम कैसी भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर का व्यक्ति है उससे बात करने से पहले सोचना पड़ता है कि वो किस मूड में है, उसका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, वो किस तरह के रवैया है उसका, तभी सारी चीजें, उसका बिहेवियर वगैरह देख के बातचीत करनी पड़ती है। सेम चीज है हम विदेश नीति बनाते समय जब दूसरे देश से लिंक होते हैं तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है कि उसकी समस्या, उसकी परिस्थिति कैसी है उस टाइम पर, तभी हम ये सारी चीजें सोच समझ कर हम उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जब अच्छा परिवेश और परिस्थितियां नजर आती है तभी बातचीत करना आवश्यक होता है। कोई भी देश किसी भी देश से बातचीत करने के क्रम में अधिकतम राष्ट्रहित की अपेक्षा करता है, मतलब राष्ट्रहित मतलब सभी लोगों का भला हो। इसीलिए वह इस बात की प्रतीक्षा करता रहता है कि वर्तमान सरकार की अपेक्षा चुनाव के बाद दूसरी सरकार के आने पर उसे अधिक राष्ट्रहित मिल सकता है। सभी बातों की जानकारी विदेश मंत्रालय के पदाधिकारियों को विस्तृत रूप से रहती है। अब उसकी जानकारी किससे रहेगी? जो हमारी एम्बेसीज है वहां पर, वही तो उसके बारे में बता सकते हैं। हमें यहाँ बैठे तो पता नहीं चल सकता कि अमेरिका में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, उनकी स्थिति कैसी है। तो वहां पर जो हमारी एम्बेसी होगी वो हमें बताएगी वहां की स्थिति के बारे में। तो वो विदेश मंत्रालय का काम हो जाता है, वो महत्वपूर्ण काम हो जाता है। वह कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है और अंतर्गत वैदेशिक मामलों के विशेषज्ञ IFS अधिकारी होते हैं। मंत्री सामान्यतः वैदेशिक मामलों से अनभिज्ञ होते हैं, इसीलिए वे अपने विभाग में कार्य कर रहे हैं। विशेषज्ञ पदाधिकारियों से विचार विमर्श करते हैं, जो भी वहाँ की एक्सपर्ट अधिकारी हैं उनसे बातचीत होती है। सामान्यतः देखा जाता है कि साधारण विषयों पर विशेषज्ञों की मंत्रणा के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जाता है। पहले जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कस किया था, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है और विदेश मंत्री से परामर्श करके उसको अंतिम रूप दिया जाता है। विदेश मंत्री यदि किसी विषय की गंभीरता को देखता है तो कैबिनेट की सभा में उस संबंध में विचार विमर्श करता है और कैबिनेट की स्वीकृति लेता है कि हाँ, हम ये नीति बना सकते हैं। विदेश विभाग के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पदाधिकारी होते हैं। विदेश विभाग का एक सचिव होता है जो वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी होता है। वह वैदेशिक मामलों का विशेष ज्ञान रखता है। विदेश सचिव अपने कार्यालय का स्थायी अध्यक्ष होता है। विदेश सचिव जो होता है अपने कार्यालय का फिक्स मेंबर होता है और वैदेशिक मामलों में विदेश मंत्री को महत्वपूर्ण सलाह देता है। विदेश सचिव की सहायता के लिए 2 वरिष्ठ IFS अधिकारी होते हैं, जिन्हें विदेश सचिव पूर्व और विदेश सचिव पश्चिम के नाम से जाना जाता है। इसके जो मेन जो है 2 अधिकारी हैं, एक का नाम है विदेश सचिव पूर्व और दूसरे का नाम है विदेश सचिव पश्चिम। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट के दोनों के नाम से हैं। विदेश मंत्रालयों में अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होते हैं। इनके अलावा भी और वरिष्ठ अधिकारी जो पदों पे होते हैं। विदेश सचिव की सहायता के लिए सामान्य रूप से 3 अतिरिक्त सचिव भी कार्यरत रहते हैं। अब जो विदेश सचिव है 2 हैं, उनकी हेल्प के लिए 3 और सदस्य होते हैं, 3 और सचिव होते हैं। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत 24 प्रभाग हैं, मतलब 24 डिपार्टमेंट्स हैं इसके, और प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक संयुक्त सचिव होता रहता है और हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है। विदेश मंत्रालय में विश्व को क्षेत्रीयता के आधार पर 12 भागों में बांटा गया है। विदेश मंत्रालय को विश्व की क्षेत्रीयता देखे तो उसके जो हिसाब से 12 पार्ट में डिवाइड किया है और इसके लिए इसके 12 प्रादेशिक विभाग निश्चित किए गए हैं। इन प्रभागों के अंतर्गत कनाडा, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देश, खाड़ी के देश, पूर्वी एशिया, दक्षिण अमेरिका के समूहों में रखा गया है। जो 12 पार्ट किए गए ना, देशों के नाम पे किए गए हैं, इसीलिए अलग अलग प्रभाग बनाए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। सभी प्रभाग अपने अपने क्षेत्र में कार्यों का संपादन करते हैं। इसके अतिरिक्त नवाचार, विदेश प्रचार, ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन, नीति निर्माण और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधों की स्थापना के लिए 11 क्रियात्मक प्रभाव भी हैं। अब जो 12 भाग तो अलग ही हैं, लेकिन इसके अलावा 11 डिपार्टमेंट और हैं और सारे प्रभागों पर आंतरिक नियंत्रण और हर डिपार्टमेंट जो है उसका जो इंटरनल कंट्रोल होता है वो प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए एक प्रशासनिक प्रभाग की भी स्थापित किया गया है। उसको कंट्रोल करने के लिए एक और डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसको बोलते हैं प्रशासनिक प्रभाग। इन प्रभागों के अंतर्गत सारे तथ्यों का अनुसंधान एवं विचार विमर्श होता है।
प्रारंभ में केवल ऐतिहासिक प्रभाग ही था। जब शुरुआत हुई थी इसकी तो वहां पर एक हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट ही था, परंतु चीनी आक्रमण के बाद, जब चीन ने हम पर आक्रमण किया उसके बाद योजना और अनुसंधान प्रभाग भी स्थापित किया गया। ठीक है, ऐतिहासिक प्रभाग के साथ साथ योजना मतलब प्लानिंग, ठीक है, और अनुसंधान प्रभाग मतलब मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया। 1965 में सामयिक अनुसंधान प्रभाग स्थापित किया गया। वर्तमान समय में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग भी है। नीति नियोजन मतलब जो हमारी पॉलिसीज प्लानिंग होती हैं उसके लिए है एक डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट है अनुसंधान प्रभाग जहां पर हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। विदेश विभाग के द्वारा विभिन्न देशों में दूतावासों की स्थापना की गई, एम्बेसीज बनाई गई है अलग अलग देशों के अंदर। इन दूतावासों में IFS अधिकारी कार्यरत रहते हैं। जो उनके हेड होते हैं वो IFS अधिकारी होते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और इनकी सूचना को देते हैं। इनकी सूचना किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। दूतावास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अटैची होते हैं जो कृषि, सैनिक, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, विज्ञान आदि के संबंध में विशेष जानकारी दूतावासों को देते रहते हैं। दूतावासों के अंतर्गत इंटेलिजेंस विभाग भी होता है। एक इंटेलिजेंस विभाग होता है, वो ये देखता है कि कोई कंट्री हम पर हमला तो नहीं कर रही है, हम पर हमला करने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। जो समस्त सूचना को एकत्रित करके सारी सामग्री दूतावास को सौंपते हैं। जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है उसका क्या काम होता है? सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और एम्बेसीज में भेजता है, दूतावासों में भेजता है। इंटेलिजेंस विभाग का संबंध एक तरफ दूतावास और दूसरी तरफ विदेश विभाग से होता है। एक तरफ तो एम्बेसीज से रिलेटेड होता है, दूसरी तरफ विदेश में क्या चल रहा है उन चीजों से उसका रिलेशन होता है। कैबिनेट सचिवालय में एक विभाग रॉ भी है, मतलब कैबिनेट सचिवालय में एक और डिपार्टमेंट जिसको हम रॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं आवश्यकता पड़ने पर एकत्रित करता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का संबंध आंतरिक सूचना से होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम क्या होता है? इंटरनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और रॉ का संबंध बाह्य सूचना से, और रॉ का क्या काम है? बाहर से सूचना एकत्रित। इससे स्पष्ट होता है कि विदेश मंत्रालय विभिन्न प्रभागों और संगठनों के माध्यम से वैदेशिक नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।